वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज 12 मई 2022 है, तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हमें कवर करने हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल एम प्राइम प्लेबुक के बारे में है। एम प्राइम प्रोग्राम फॉर रिसर्चर्स इन इनोवेशन, मार्केट रेडीनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये है क्या? ये नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया जाने वाला काइंड ऑफ प्लेबुक है। अब प्लेबुक का यहाँ पे मतलब क्या हुआ? प्लेबुक को आप एक रिसोर्स बुक के तौर पे देख सकते हैं। एक ऐसी रिसोर्स बुक जिसमें हमें मिल जाएंगी गाइडलाइंस और तरीके। किस प्रकार के तरीके? कुछ ऐसे तरीके जिनका इस्तेमाल कर सकते हैं एकेडमिक रिसर्चर्स, एंटरप्रेन्योर्स बेसिकली, एंड इंक्यूबेटर्स। इंक्यूबेटर्स का मतलब मैंने आपको कई दफ़ा बताया है। इंक्यूबेशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से आप किसी चीज़ को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि मुर्गी अंडे को इंक्यूबेट करती है, मतलब अंडे को वो सभी परिस्थितियां देना कि उसमें से बच्चा निकल सके, चूजा निकल सके। वैसे ही अगर किसी इंडस्ट्री को, किसी स्टार्टअप को कोई भी एंटिटी ऐसी स्थिति दे कि वो ग्रो कर पाए, तो ऐसी एंटिटी को इंक्यूबेटर कहा जाएगा। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं एकेडमिक रिसर्चर्स, एंटरप्रेन्योर्स और इंक्यूबेटर्स की, कि वो साइंस बेस्ड एंटरप्राइज बना सकें। लैब टू मार्केट, आपने लैब में कुछ डेवलप किया है, कुछ इनोवेटिव, कुछ टेक्निकल, आप उसे कैसे मार्केट में लाके बेच सकते हैं, इस पूरी प्रक्रिया को कैसे फॉलो किया जाए, इसमें मदद करेगा एम प्राइम। तो एम प्राइम 2021 के अप्रैल में लॉन्च किया गया अटल इनोवेशन मिशन के द्वारा, जो कि नीति आयोग का इनिशिएटिव है। कोलैबोरेशन बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन का भी रहा। ये साइंस बेस्ड डीप टेक्नोलॉजी आइडियाज को मार्केट तक लाने में मददगार साबित होगा, जैसे कि हम बात कर रहे थे। तो एम प्राइम क्या है? इसके माध्यम से ट्रेनिंग और गाइडेंस दिया जा सकेगा 12 महीनों तक के पीरियड के लिए, और उसका पूरा प्रावधान इस पूरे प्लेबुक में मिल जाएगा। फोकस एरिया रहेगा साइंस बेस्ड, नॉलेज इंटेंसिव, डीप टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप। इसे हम इंप्लीमेंट करेंगे वेंचर सेंटर्स के माध्यम से। वेंचर सेंटर क्या होता है? वेंचर सेंटर इंडिया का लीडिंग साइंस बेस्ड बिजनेस एंड इन्वेंटिव एंटरप्राइज इंक्यूबेटर है। इंक्यूबेटर का मतलब मैंने आपको बता दिया। एंटरप्राइज इंक्यूबेटर है मतलब ये एंटरप्राइजेस को मदद करते हैं कि वो ग्रो कर पाए, और ये पुणे में लोकेटेड है वेंचर सेंटर। तो ये इंप्लीमेंट करेगा एम प्राइम को। ये इंक्यूबेटर जो है ये नॉन प्रॉफिट इंक्यूबेटर है। ये फायदा नहीं कमाते, रेदर कोशिश करते हैं कि भारत ग्रो करे। CSIR नेशनल केमिकल लेबोरेटरी जो है वो इसको होस्ट करती है, और ये पुणे नॉलेज जो क्लस्टर है उसका भी पार्ट है। वेंचर सेंटर जो है वो एक पार्टनर इंक्यूबेटर भी है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक, बिराक और आइडेक्स के साथ। चर्चा अटल इनोवेशन मिशन के बारे में हो रही थी, तो इस पर देखिए 2019 में प्रश्न भी पूछा जा चुका है। सीधा सा सवाल था, किसने सेटअप किया है? सही जवाब आसान था, नीति आयोग। जिसने पढ़ा था उसने आसानी से कर लिया था, जिसने नहीं पढ़ा उसके लिए तो मुश्किल हो ही जाएगी। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ओडिशा के बारे में है। रशियन फोर्सेस ने अभी हाल ही में मैसिव अटैक किया ओडिशा का जो बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है वहां पर। इसके माध्यम से वो बेसिकली जो वेपन्स का शिपमेंट है या सप्लाई लाइन है यूक्रेन के लिए, उसको कट करने की कोशिश कर रहे थे। यूक्रेन देखिए यहाँ पे इसकी कैपिटल कीव है। साउथ में आएंगे तो ब्लैक सी के नॉर्थ वेस्ट में आपको ओडिशा ये पोर्ट मिलेगा और सिटी मिलेगी। इसका इस्तेमाल अभी तक यूक्रेन कई प्रकार के वेपन्स को अलग अलग देश जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं, उनसे लेने में कर रहा है। ओडिशा या फिर ओडिशा, इसके ऊपर अटैक किया गया रशिया के द्वारा, इसी पॉइंट ऑफ व्यू से कि इनकी सप्लाई चेन काट दी जाए। तीसरा मोस्ट पॉपुलस सिटी है और यूक्रेन की म्यूनिसिपैलिटी है। एक मेजर सी पोर्ट है, ट्रांसपोर्ट का हब है, जहां से वो अभी तक अपना ट्रेड भी करते रहे हैं। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि ब्लैक सी के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में है, वो तो आपको मैप में दिख भी रहा है। जो सिटी है वो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है ओडिशा रीजन का, ओडिशा रायन का और ओडिशा ओब्लास्ट का ये प्रांत है बेसिकली वहाँ का। जो ओडिशा है उसे कई बार पर्ल बाय द सी, सदर्न कैपिटल, ओडिशा मामा, द ह्यूमर कैपिटल या सदर्न पैल्मायरा के नाम से पुकारा जाता है। तो कई सारे मेटाफोरिकल नाम हैं ओडिशा के। ओडिशा एक वार्म वाटर पोर्ट है। अगर हम ओडिशा सिटी की बात करें तो ओडिशा सिटी में केवल ओडिशा पोर्ट नहीं है, बल्कि पोर्ट योजने भी है। और ये जो पोर्ट योजने है ये एक सिग्निफिकेंट ऑयल टर्मिनल है जो आसपास का पूरा एरिया है उसके लिए। आगे बढ़ने से पहले समझ लेते हैं ओनली आईएएस की एक ऑफलाइन इनिशिएटिव के बारे में, दैट इज ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट। अब आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया सी सुविधा उपलब्ध है कि आप ओनली आईएएस में ऑफलाइन में जाके अपना टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये दिन दिया गया है 15 मई का, 9:30 से 11:30, 1 से 3 और 4:30 से 6:30 के स्लॉट्स अवेलेबल हैं। आप अपनी सीट रिजर्व कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन के माध्यम से और जाके ऑफलाइन में अपना टेस्ट दे सकते हैं। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो ओनली आईएएस का जो ऑफिस है
वो ओल्ड राजेंद्र नगर में है, जिसका एड्रेस यहाँ पे दिया भी गया है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स के बारे में है। हाल ही में आर्मी ने कुछ फॉर्मेशंस आइडेंटिफाई किए हैं जहां पर हम डेवलप करेंगे इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स, जैसे कि वेस्टर्न फ्रंट और नदर्न बॉर्डर्स। यहाँ पे हम एजाइल इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप तैयार करेंगे। एजाइल का मतलब होता है चुस्त दुरुस्त या फिर बिल्कुल फुर्तीला। अब ये इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स क्या होते हैं, यहाँ पे पहले आपको मतलब समझना होगा इंटीग्रेटेड का। जब हम बात करते हैं आर्मी की, तो आर्मी में आपको बहुत सारे इसेंशियल एलिमेंट्स मिलते हैं, जैसे कि इन्फेंट्री, आर्मर्ड व्हीकल्स का ग्रुप, आर्टिलरी, एयर डिफेंस सिस्टम, टैंक्स। अब सपोज करिए कि इन्फेंट्री अवेलेबल है, सैनिक अवेलेबल है, लेकिन आर्टिलरी गन्स का जो ग्रुप है वो अभी नहीं आया है, या फिर टैंक्स को जो लीड करने वाला ग्रुप है वो नहीं आया है, तो इन्फेंट्री अकेले लड़ने नहीं जा सकती। इन दैट केस जब ये लड़ने जाएंगे तो सभी एलिमेंट्स का वहां पे प्रेजेंट होना जरूरी है, तभी तो लड़ाई हो पाएगी, या फिर हम डिफेंस या ऑफेंस कर पाएंगे। इन दैट केस कई दफा कोऑर्डिनेशन की कमी विद इन आर्मी भी आपको देखने को मिल जाएगी। हमें इन जनरल ऐसा लगता है कि कोऑर्डिनेशन का लैग मेजरली आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में होता है। विद इन आर्मी भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। हमारा प्लान ये है कि चूंकि जो हमारी आर्मी होती है उसकी जो अलग अलग कमांड्स हैं या फिर उसका जो स्ट्रक्चर है वो कई दफ़ा इतना कॉम्प्लेक्स होता है कि उनका मोबिलाइजेशन मुश्किल हो जाता है। बहुत सारे सोल्जर्स, इन्फेंट्री, आर्मर्ड व्हीकल्स, आर्टिलरी, टैंक्स एक साथ इन्हें अचानक से मोबिलाइज करवाना हो तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, कोऑर्डिनेशन की कमी देखने को मिलेगी। लेकिन कई दफ़ा ऐसी ज़रूरत होती है। ऐसी ज़रूरत के केस में हमें चाहिए कुछ खास, कुछ अलग, जिसमें ये सब कुछ इंटीग्रेटेड हो। मतलब एक ऐसा ग्रुप जहां पर ये यूनिट्स अलग अलग ना हो, बल्कि ये सभी यूनिट्स इसी में हो। ये बहुत बड़ी यूनिट ना हो, ये इतनी हो कि आसानी से हम इसे जब चाहें जहां चाहें भेज सकें, एक स्पेशल ऑपरेशन के लिए, स्पेशल डिफेंस के लिए। और ऐसे ही ग्रुप को कहा जाता है इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप। समझ में आ गया इसमें हम इंटीग्रेट क्या कर रहे हैं? नेवी और एयरफोर्स हम इसमें इंटीग्रेट नहीं कर रहे, हालांकि आर्मी के पास भी अपना एयर डिफेंस होता है, वो इसमें इंटीग्रेट हो जाएगा। बाकी जो उसकी अलग अलग यूनिट्स हैं, इन्फेंट्री, आर्मर्ड व्हीकल्स, टैंक्स, आर्टिलरी, एयर डिफेंस, इन सब को हम एक ही ग्रुप में इंटीग्रेट कर देंगे, एंड दैट विल बी इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप। ये ब्रिगेड साइज के होते हैं। अब ब्रिगेड साइज का क्या मतलब होता है? ये स्ट्रक्चर है आर्मी का। यहाँ पे आपको सबसे ऊपर मिलते हैं ऑपरेशनल कमांड्स, ये सबसे बड़े होते हैं, लेकिन ये बहुत ईजिली एक जगह से दूसरी जगह मोबिलाइज नहीं किए जा सकते। इसके नीचे आते हैं कॉप्स। कॉप्स वो सबसे बड़ी विंग होती है जो आसानी से मोबिलाइज की जा सकती है। इसके नीचे आते हैं डिविजन्स, देन ब्रिगेड। यहां पे हम बात कर रहे हैं कि जो हम इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स बनाएंगे वो ब्रिगेड के लेवल के होंगे। मतलब जितने सोल्जर्स ब्रिगेड में होते हैं, इन जनरल इतने रिसोर्सेस या सोल्जर्स को हम यहाँ पे उसी साइज में इंटीग्रेट कर देंगे। लेकिन ये एजाइल होंगे, चुस्त होंगे, सेल्फ सफिशिएंट कॉम्बैट फॉर्मेशन होगा। मतलब इन्हें अलग अलग यूनिट्स का इंतजार नहीं करना होगा, इनके पास सब कुछ होगा। इन्हें फ्रेम किया जाएगा नीड के हिसाब से, थ्रेट कैसा है, टेरेन कैसा है, टास्क क्या है, इन 3 टी का इस्तेमाल करके इन्हें तैयार किया जाएगा। इनको लॉजिस्टिक्स कम चाहिए होंगे, ये 12 से 48 घंटों में कहीं भी जा सकेंगे। इन जनरल इसमें 5000 सोल्जर्स होते हैं और इन्हें आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पूरी सुविधाओं के साथ हम मोबिलाइज कर सकते हैं। ये डिफेंस और ऑफेंसिव दोनों प्रकार के ऑपरेशंस में शामिल हो सकते हैं। आईबीजी को हेड किया जाएगा मेजर जनरल के द्वारा। और देखिए, आर्मी में जो स्टैटिक फॉर्मेशन होता है वो सबसे बड़ा तो कमांड का होता है, जैसा मैंने आपको बताया। लेकिन वो फॉर्मेशन जो आसानी से मोबिलाइज किया जा सकता है वो है कॉप्स। इसके बाद आते हैं डिविजन्स और फिर आते हैं ब्रिगेड। और हम यहाँ पे ब्रिगेड साइज के बैटल ग्रुप्स को बनाने की बात कर रहे हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल पीएम वानी अक्रॉस 100 रेलवे स्टेशन के बारे में है। अभी हाल ही में रेल टेल ने पीएम वानी को 100 रेलवे स्टेशन तक पहुंचा दिया है, एंड दैट्स वाई वो न्यूज में आए। प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। यहाँ पर 100 रेलवे स्टेशन पर 2384 वाईफाई हॉटस्पॉट लगा के 22 राज्यों को कवर करते हुए इंटरनेट सर्विस दी गई। रेल टेल जो कि एक मिनी रत्ना कैटेगरी की कंपनी है, पीएसयू है, उसने इसे लॉन्च किया है। ठीक है, यहां पर देखिए, इसके माध्यम से वाईफाई नेटवर्क को अगर किसी एंड्रॉइड यूजर को एक्सेस करना है तो उन्हें वाई डॉट एक एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल करना होगा, और इसके माध्यम से वो रेलवे के दौरान अपनी इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी अटेन कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल टिश्यू कल्चर प्लांट के बारे में है। हाल ही में सेंटर ने एग्रीकल्चर एंड द प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि अपेडा के साथ मिलकर एक वेबिनार कंडक्ट किया टिश्यू कल्चर प्लांट्स के ऊपर। हमारा फोकस ये है कि हम टिश्यू कल्चर प्लांट्स का जो एक्सपोर्ट है उसे बढ़ा सकें। टिश्यू कल्चर प्लांट्स क्या होते हैं? कल्चर का मतलब होता है ग्रो करवाना। यहाँ पे बेसिकली हम एक कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में
जो प्लांट्स हैं उन्हें कल्चर करते हैं। इसके लिए हम प्लांट्स के टिश्यूज का इस्तेमाल करते हैं। इट्स वेरी सिंपल। एक पेड़ है, आप इस पेड़ की एक पत्ती ले लीजिए और इस पत्ती का एक छोटा सा हिस्सा लेकर उसका जो टिश्यू है उसको लैब में लेकर जाइए, उसकी सेल्स को लैब में लेकर जाइए, उसके टिश्यूज का इस्तेमाल करके आप ऐसे ही कई सारे जार्स में कई सारे पौधे तैयार कर लीजिए। इसे कहा जाएगा टिश्यू कल्चर प्लांट। मतलब आपने किसी प्लांट के टिश्यू को उठाया, आप उसे लैब में लेकर गए, आपने उसे कल्चर किया और प्लांट तैयार कर दिया, तो टिश्यू कल्चर प्लांट हो गया ना। अब जब हम टिश्यू कल्चर प्लांट बनाते हैं तो इसमें हम प्लांट का सीड, ऑर्गन, एक्सप्लांट, टिश्यू, किसी भी चीज या सेल उसे केमिकली डिफाइंड सिंथेटिक न्यूट्रिएंट मीडियम में तैयार करते हैं। यहाँ पे हम कंट्रोल करते हैं लाइट, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को। कुल मिला के हम ऐसे प्लांट्स को एक कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में तैयार करते हैं। ये तो स्पेसिफिकेशन है। फायदा ये होता है कि आप बहुत ही जल्दी मेच्योर प्लांट तैयार कर सकते हैं। दूसरा कि यहाँ पे डिसीज, पेस्ट या पैथोजेंस के ट्रांसमिट होने की संभावना कम होती है। ऐसा संभव है कि एक पेड़ जिसके टिश्यूज हमने लिए, हम उससे जो टिश्यू कल्चर प्लांट बनाए वो उस डिसीज से फ्री हो जो डिसीज इसमें है। यहां पर हम इसके वो टिश्यूज ले सकते हैं जो न्यूली बिल्ट हो रहे हैं। जैसे कि आप बिल्कुल नई पत्तियां उठा लीजिए, वो नई पत्तियां जहां पर टिश्यूज का लगातार डिवीजन हो रहा है, तो वो फ्रेश टिश्यूज हैं या फ्रेश सेल्स हैं। जब आप उनका इस्तेमाल करके टिश्यू कल्चर प्लांट तैयार करेंगे तो उसमें चूंकि लेटेस्ट डिविजन्स हैं, नए डिविजन्स हैं, तो जो नया प्लांट तैयार होगा उसमें वो बीमारी नहीं आएगी जो इस पेड़ में है। इन जनरल आपको कंफ्यूजन हो सकती है कि जब हम उसी पेड़ का टिश्यू इस्तेमाल कर रहे हैं तो बीमारी क्यों नहीं आएगी, क्योंकि हम वहां पर वो पत्तियां इस्तेमाल करेंगे या वो पार्ट इस्तेमाल करेंगे पेड़ का जो बहुत ही तेजी से डिवाइड हो रहा है, जिसके टिश्यूज या जिसके सेल्स बहुत तेजी से डिवाइड हो रहे हैं। तो उसको इस्तेमाल करके अगर हम बनाएंगे टिश्यू कल्चर प्लांट तो डिसीज नहीं जाएगी। जेनेटिक प्लांट का मटेरियल हम आसानी से स्टोर कर पाएंगे। अपेडा इसके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देता है कि हम क्वालिटी टिश्यू कल्चर प्लांटिंग मटेरियल एक्सपोर्ट कर पाएं। 2020-21 में हमने 17.17 मिलियन का ये एक्सपोर्ट किया, जिसमें 50% तो हमने नीदरलैंड्स को ही किया। हमारा जो एक्सपोर्ट होता है ये 10 देशों में, जिनमें टॉप पे जो 10 कंट्रीज हैं उनमें नीदरलैंड्स है, यूएसए, इटली, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, कीनिया, सेनेगल, इथियोपिया और नेपाल। इन्हें हम टिश्यू कल्चर प्लांट्स या उसका मटेरियल एक्सपोर्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल डब्ल्यू बोसॉन के बारे में है। रिसर्चर्स जो कोलाइडर डिटेक्टर एट फर्मी लैब यानी कि सीडीएफ है, फर्मी लैब में बेसिकली उन्होंने अभी अनाउंस किया है कुछ पार्टिकल एनॉमली डब्ल्यू बोसॉन को लेकर। उन्होंने कहा कि उन्होंने डब्ल्यू बोसॉन का जो मास है उसे बहुत प्रिसाइसली मेजर किया और इसके पहले तक जो उन्हें लगता था कि इसका मेजरमेंट होगा, ये मेजरमेंट वैसा नहीं आया है, या जो स्टैंडर्ड पार्टिकल फिजिक्स की थ्योरी बताती है कि ऐसा होना चाहिए वो नहीं हुआ। सो इट्स काइंड ऑफ एनॉमली, मतलब जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हुआ। बात करते हैं डब्ल्यू बोसॉन के बारे में। डब्ल्यू बोसॉन को 1983 में फॉर द फर्स्ट टाइम सॉन की लेबोरेटरी में डिटेक्ट किया गया। हालांकि इसके पहले मैथमेटिकल थ्योरीज तो डब्ल्यू बोसॉन के बारे में थी, लेकिन इसे प्रैक्टिकली डिटेक्ट किया गया 1983 में। जो ये लेबोरेटरी है ये फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बॉर्डर पे है। ये बहुत ही फंडामेंटल पार्टिकल है, एक बहुत ही बेसिक पार्टिकल है। ये वो पार्टिकल है जो वीक फोर्स जनरेट करता है। देखिए, वीक फोर्स वो फोर्स होता है जो किसी भी पार्टिकल के डिवीजन को कॉज करता है। ये फंडामेंटल फोर्सेस में से एक है जो यूनिवर्स के बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ग्रेविटी या फिर स्ट्रॉन्ग फोर्स। वैसे ही जेड बोसॉन एक वीक फोर्स है जो कि यूनिवर्स में जो भी मैटर्स बिहेव करते हैं उनको कॉज करता है। बाकी के जो फोर्सेस हैं वो चीजों को बाइंड करते हैं, जोड़ते हैं। वीक फोर्स उनके टूटने में मददगार साबित होता है और इसी से तो नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया होती है, क्योंकि वहां पे वीक फोर्स होता है तो जो एटॉम्स होते हैं वो टूटते चले जाते हैं, इससे भी एनर्जी निकलती है और तारों को या स्टार्स को एनर्जी मिलती है। तो जो डब्ल्यू बोसॉन होता है वो इलेक्ट्रिकली चार्ज होता है, बहुत ही तेजी से इसमें चेंजेस हो जाते हैं। ये कैपेबल है प्रोटॉन को न्यूट्रॉन या न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में स्विच कर देने को लेकर। काफी वीक फोर्स है, इसीलिए न्यूक्लियर फ्यूजन को भी कॉज करता है, जिससे स्टार्स को एनर्जी मिलती है। जो अभी हमें मिला वो एलिमेंट्री पार्टिकल फिजिक्स का जो स्टैंडर्ड मॉडल है उससे थोड़ा अलग मिला। जो एलिमेंट्री पार्टिकल फिजिक्स का स्टैंडर्ड मॉडल है ये बताता है कि पार्टिकल्स को कैसे बिहेव करना चाहिए, या अभी तक जो हमें जानकारी है उसके अकॉर्डिंग पार्टिकल्स का बिहेवियर कैसा होता है। इसके लिए ये मैथमेटिकल सिमेट्रीज का इस्तेमाल करते हैं और लगातार एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से कैसे जुड़ता है, कैसे इंटरेक्ट करता है, उसका एक स्टैंडर्ड सा मॉडल उन्होंने डेवलप कर रखा है। जब भी इससे कुछ हटके होता है तो हम कहते हैं एनॉमली क्रिएट हो गई, मतलब वैसा नहीं हुआ जैसा स्टैंडर्ड मॉडल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। क्योंकि स्टैंडर्ड मॉडल बताता है कि फाइनाइट नंबर में फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं जो आपस में एक डिफरेंट तरीके से बिहेव करते हैं, लेकिन यहाँ पे जेड बोसॉन से जो हमें मिला वो थोड़ा सा अलग है। स्टैंडर्ड मॉडल की कुछ दिक्कतें हैं, जैसे कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वीक न्यूक्लियर
फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और ग्रेविटेशनल इंटरेक्शंस के बारे में तो बताता है, लेकिन ग्रेविटी के बारे में ये ढंग से जानकारी नहीं देता। ग्रेविटेशनल इंटरेक्शंस का तो जिक्र है, लेकिन ग्रेविटी की अच्छी से जानकारी ये देता नहीं है। दूसरा कि डार्क मैटर पार्टिकल्स के बारे में भी इसके पास कुछ खास नहीं है। इसीलिए अक्सर जब भी कुछ नया निकल के आता है तो पता चलता है कि स्टैंडर्ड मॉडल में अनोमली आ गई, क्योंकि जो हमने सोचा था वो नहीं हुआ। यहां पे देखिए हिग्स बोसॉन के संबंध में एक क्वेश्चन है। हिग्स बोसॉन को प्रैक्टिकली 2012 में डिटेक्ट किया गया। यद्यपि इसके बारे में थियरीज तो बहुत पहले से थी, तो 2013 में इस पर प्रश्न आ गया। पूछा गया कि ये जो हिग्स बोसॉन हमने सर्च किया, ढूंढा, इसके एग्जिस्टेंस को डिटेक्ट करने के बाद हमें क्या फायदे मिलेंगे। तो पहला तो ये था कि हमें मदद मिलेगी जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं वो कैसे मास गेन करते हैं उसमें। ये बिल्कुल सही था, बाकी दोनों गलत थे। हिग्स बोसॉन एलिमेंट्री पार्टिकल्स को मास देने में कैसे मददगार साबित होता है, इसके बारे में कभी मौका मिलेगा तो फिर चर्चा करेंगे, क्योंकि ये अपने आप में थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव पार्ट हो जाएगा। जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो अंडमान निकोबार आइलैंड्स के बारे में है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने वहां पे कुछ रेगुलेशंस को लोअर किया है, ईज किया है, जिसके तहत अब गैस पावर्ड प्लांट्स वहां पे लगाए जा सकेंगे। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के बारे में बात करें तो इन्हें आप 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो, नॉर्थ, मिडिल एंड साउथ। जो डंकन पैसेज है वो लिटिल अंडमान को साउथ अंडमान से अलग करता है। देखिए ये है लिटिल अंडमान और ये है साउथ अंडमान, इसके बीच में यहां पे है डंकन पैसेज, ठीक है। दूसरी इंफॉर्मेशन जो यहां पे दी गई है दैट इज 10 डिग्री चैनल जो है वो जो निकोबार ग्रुप है साउथ में उसको ग्रेट अंडमान ग्रुप से अलग करता है। तो देखिए यहां पे है 10 डिग्री चैनल जो अंडमान को निकोबार से अलग कर देता है, ठीक है। यहां पे आगे बढ़ेंगे। पोर्ट ब्लेयर कैपिटल है, आप जानते हो। ग्रेट निकोबार सबसे बड़ा है। यहां पे देखिए बिल्कुल साउथ में जाएंगे तो आपको ग्रेट निकोबार दिख जाएगा ना, ये है ग्रेट निकोबार जो सबसे बड़ा है और ये सुमात्रा के सबसे नजदीक में है। यही 2017 में प्रश्न आया था यूपीएससी का कि ग्रेट निकोबार के नजदीक में सबसे नजदीक में क्या है, और सही जवाब सुमात्रा ही था। यहां पे ये टर्शरी सैंडस्टोन या लाइमस्टोन से बने हैं आइलैंड्स। बैरन और नारकोंडम आइलैंड, दो जो आइलैंड्स हैं बेसिकली ये वोल्केनिक आइलैंड्स हैं, पोर्ट ब्लेयर के नॉर्थ में मिलेंगे। भारत में यही 2 ऐसे एक्टिव वोल्केनोज हैं जो अवेलेबल हैं। मेनलैंड इंडिया में तो कोई भी एक्टिव वोल्केनो नहीं है। यहां पे देखिए एक प्रश्न है 2014 में पूछा गया था, 10 डिग्री चैनल किसे अलग करता है। आसान सा सवाल था, अंडमान एंड निकोबार को। रिवीजन करेंगे। एम प्राइम स्पेशल पर्पस व्हीकल के तहत ये इंप्लीमेंट किया जाएगा, गलत है। हमने डिस्कस किया था कि इसे वेंचर सेंटर इंप्लीमेंट करेगा ना। दूसरा है ओडेसा, रशिया में नहीं है, यूक्रेन में है। इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप मेजर जनरल हेड करेंगे, सही है। डब्ल्यू बोसॉन 1983 में सर्न में डिस्कवर किया गया, ये सही है। अंडमान निकोबार आइलैंड, अनाईमुडी पीक जो है नॉर्थ अंडमान में हाईएस्ट पीक है, गलत है। ये तो साउथ इंडिया में आपको मिलेगी, तो ये तो गलत ही हो गया। ये सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं ये आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच।